वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया ये हमारा पेड ग्रुप का नंबर है, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, हमें पीडीएफ से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है कि वो पीडीएफ से ही पढ़ाई करते हैं, जो कि ठीक है, हर एक की अपनी अपनी इच्छा की होती है। कई बच्चे नोट्स बना लेते हैं देख के, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सबको ये ऐसे ही करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे कि आप वीडियो देख के नोट्स बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको पीडीएफ चाहिए तब हम देखेंगे उसके अंदर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपकी ये प्रॉपर चॉइस है कि आप इसमें कुछ भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है ये। बाकी ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सारी की सारी डेली की अपडेट्स मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। उन डेली की अपडेट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें सारा कुछ जो भी हम टेलीग्राम पे जो जो अपलोड करते हैं, जैसे मैंने अभी कल शॉर्ट्स वगैरह अपलोड किए काफी सारे, तो वो शॉर्ट्स आप लोग यहाँ से फॉलो अप कर सकते हो। आप चाहो तो उन शॉर्ट्स को फॉलो अप करके अपना जितना कुछ आपका बचा हुआ है उसमें से आप फॉलो करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये है, देखिए हमारे आज के आर्टिकल, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी ये आर्टिकल काफी न्यूज में चल रहा है। सेम सेक्स मैरिज का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसमें अभी वर्डिक्ट दिया है। चाइल्ड अडॉप्शन, गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की गई, एआई और सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। और लास्ट में फिर दो क्वेश्चंस करेंगे, मेंस का देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में आया है कि सेम सेक्स मैरिज को हमें किस प्रकार से, क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोग जानते हैं बहुत हाईलाइट हो गया है ये न्यूज। तो अभी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है ये समझते हैं। इस बार अभी 5 बेंच बैठी थी एक जज की, ठीक है। जब भी कोई 5 बेंच बैठ जाती है जजेस की, तो उस बेंच का क्या नाम पड़ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाम उसका पड़ जाता है, याद रखना। जब भी 5 से ज्यादा जजेस एक साथ बैठ जाते हैं, उस बेंच का नाम रख दिया जाता है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तभी यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि 5 से ज्यादा जजेस बैठे। तो यहाँ पर 3:2 में ये पूरा एक जजमेंट आया है। इसमें ये बोला है कि जो हमारी LGBTQ कम्युनिटी है, उनका जो यहाँ पर खुद का अधिकार है कि वो सेम सेक्स में शादी करना चाहते हैं, तो ये सब बातें जो है वो बात निकल के आई है। बहुत बड़ा एक डिग्री ऑफ अग्रीमेंट, डिग्री ऑफ डिसअग्रीमेंट, 366 पेजेस का एक पूरा यहाँ पर ब्यौरा निकल के आया है। और हमारे CJI DY चंद्रचूड़ ने भी इसको नोटिस किया है। और बहुत से और भी जजेस बैठे थे, जैसे कि हिमा कोहली, रविंद्र भट्ट, PS नरसिम्हा, SK कौल। तो ये सब लोग यहाँ पर आके बैठे थे और इन्होंने पूरा वर्डिक्ट यहाँ पे निकाला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे की पूरी जब वर्डिक्ट को दिया यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि भाई ये सेम सेक्स मैरिज, जो समलैंगिक जोड़े होते हैं उनके विरुद्ध भेदभाव को समय आ गया है कि इसको समाप्त करें। तो मेजोरिटी लोग ये थे, जिसमें आपको मैं नाम बताया, SR भट्ट है एक, हिमा कोहली है, साथ में PS नरसिम्हा, ये तीनों मिलकर के इकट्ठा ये बोल रहे थे कि जो 3 जजेस हैं वो ये बोल रहे थे कि आपको जो है क्या करना होगा, मतलब कि ये सब बातें जो है एक लॉ के थ्रू लेके आनी पड़ेंगी। इनका मानना था कि 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था पहले, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद इसको इसको जो है कानूनी मान्यता दो, मतलब अभी तक इसको कानूनी मान्यता दी नहीं गई, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे। इन्होंने ये बोला है कि LGBTQ जो जोड़े होते हैं उनको भी मिलन करने का अधिकार है, परंतु इस प्रकार के मिलन को कानूनी अधिकार हम नहीं दे सकते। मतलब वो कह रहे सेम सेक्स मैरिज हो सकती है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज में हम लोग यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, हम लोग इसको कानूनी जो है वो एक मान्यता नहीं दे सकते। सेम सेक्स मैरिज जिनका सेम लीगल सेक्स है, जो लीगली उनका जो सेक्स है वो सेम माना जाता है, उसे कहते हैं सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो 23 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये सेम सेक्स मैरिज प्रॉपरली अलाउड है। 1 बिलियन से ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो कि इस चीज में है, ठीक है।
और रिसेंटली बिल्कुल जो है एक एंडोरा है, उन्होंने बिल्कुल ये लीगल कर दिया है अभी हाल फिलहाल में ही। तो ये सारी जो चीजें हैं, सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि पहली सेम सेक्स कपल जो है लीगली मैरिड हुए थे आज के समय में, वो है 1971 के यूएसए में, माइकल मैकलोन एंड जॉन बेकर। ठीक है, वहां पर यूएसए में ये चीज स्टार्ट की गई थी। उसके बाद करते करते नीदरलैंड्स और बाकी कंट्रीज ने इसको पास करना शुरू किया, और इसकी टाइमलाइन अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे वर्डिक्ट दिया, हमसे तो उसी पे सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो है पूरा एक लीगल स्टेटस के ऊपर बात है कि अलाउ तो है, 2018 में अलाउ कर दी गई, लेकिन इसका लीगल स्टेटस आज भी डिसाइड नहीं है। ठीक है, अब ये थे तो मेजोरिटी में ये वाले 3 लोग। अब यहाँ पर और भी माइनॉरिटी में थे, जैसे कि माइनॉरिटी में 2 लोग थे, ठीक है, 5 जजेस थे ना। एक तो सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़, आप जानते ही हैं इनको, ये तो हमारे सीजीआई है। साथ में एक थे जस्टिस कौल, जस्टिस कौल, यहाँ पे भी नाम लिखा है मैंने उनका। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है, 5 लोग थे। 3 क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग अलाउ कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन उसमें से हम उसको लीगल स्टेटस नहीं देंगे। लेकिन जो 2 लोग और हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस कौल, इनका ऐसा कहना है कि हमें समलैंगिक जो संबंध है, सेम सेक्स मैरिज है, उसको कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। इन्होंने बोला कि हम लोग, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटना है, शहरी तथा कुलीन सबके लिए क्या है, एक तरीके से ये अलाउ कर देना चाहिए। उन्होंने इस चीज के लिए मान्यता देने की बात कही। ठीक है, देखो, राइट टू मैरिज लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा एक तरीके से ना बहुत बड़ा कोई राइट नहीं। पहले भी इसके ऊपर काफी बार 2018 में बात हुई थी। नवजोत सिंह जौहर का एक केस था, याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ 2018 का एक बहुत ही फेमस केस रहा है, नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, जो इसी में आया था। और इसमें बोला गया था कि बिल्कुल एलजीबीटीक्यू कंपनी को, यहाँ पर जो कम्युनिटी है, इनको अलाउ कर दिया जाएगा सेम सेक्स मैरिज के लिए। इसी केस में ये बात निकल के आई थी, समझे बात को। तो ये एक चीज है कि भाई जो ये समलैंगिकता है, ये शहरी अभिजात वर्ग से परे एक प्राकृतिक घटना के रूप में आती है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारी 2018 में इसी नवजोत सिंह जौहर केस में ये बात बोली गई थी कि होमोसेक्सुअलिटी एक प्राकृतिक घटना है, इसको शहर और इसको गांव से मत जोड़ो। ठीक है, सीजीआई ने भी इस चीज को बोला कि अब जरा रूढ़िवादिता को बाहर हटाते हुए, गलत धारणाओं को हटाते हुए, एक प्राकृतिक घटना के रूप में आप इसको मान्यता दो। भौगोलिक मत देखो, इसकी सीमा मत तय करो कि ये शहरों में ज्यादा होता है या ये गांव में लोग इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे। इसको भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक सीमा की तय मत करो। इसको, जो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज से परे रह के बात करो। मेरे हिसाब से बहुत ही सही बात कही है यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ये सब चीजें जो है वो बोला है कि भाई आज के टाइम पे जितने भी ये कपल्स होते हैं, समलैंगिक जोड़े, इनको बहुत ज्यादा भेदभाव फेस करना पड़ता है ना। तो ये भेदभाव को हटाने की बेहद जरूरी है, और ताकि वो लोग भी अपना मैरिज को, जैसे बाकी सभी लोग एंजॉय कर पाते हैं, वो लोग भी अपने मैरिज को प्रॉपरली एंजॉय कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 14 इक्वल राइट्स की बात करता है, तो किस बात की इक्वालिटी है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, फैमिलीज और कम्युनिटीज बराबर होनी चाहिए, ताकि सब लोगों की सोच बढ़ो ना, सोच बदलो यहाँ पर। और जो आपका बायोलॉजिकल जेंडर है, वो कुछ नहीं है यहाँ पर, ये तो हमने बना रखा है मैन और वुमेन का कॉन्सेप्ट, जो कि ठीक है, लेकिन इसको लीगल करना भी ठीक है। लेकिन वही है, इसके अगेंस्ट भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगेंस्ट भी यहाँ पर कह देते हैं, आप अगर आप में से कोई सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए वही तैयार कर लो इसको, फॉर में और अगेंस्ट में, याद कर लो इस पूरे को। अगेंस्ट में ये बोला जाता है कि लोगों के कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि कल्चरल और रिलीजियस यही कहता है कि शादी जो है वो एक आदमी और एक औरत, मैन और वुमेन के बीच में होती है। और अगर ये सेम सेक्स में होने लग जाएगी तो हमारे कल्चर और बिलीफ यहाँ से हट जाएंगे। और ये भी एक बात होता है कि भाई, जब मैरिज होती है, मैरिज का मेन पर्पस क्या होता है? रिप्रोडक्शन, क्रिएशन, आगे एक और नए शिशु को जन्म देना। तो अगर यहाँ पर 2 कपल सेम सेक्स के हो जाएंगे तो वो आगे जन्म नहीं दे पाएंगे, अडॉप्शन बढ़ जाएगा। तो उस केस में ये बायोलॉजिकल और नेचर के अगेंस्ट बात चली जाएगी। ठीक है, लीगल इश्यूज भी हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज वगैरह बहुत आएंगे, बच्चों को अडॉप्ट करने में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो ये इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट्स है कि ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी यही है,
जितने भी क्वेयर कपल होते हैं, समलैंगिक जोड़े, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, सेम सेक्स कपल को डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर सरकार ने बोला है कि इनके लिए कमेटी बनाई जाएगी, उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, सारे क्वेयर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए वो पूरा पैनल यहाँ पे उनके लिए राशन कार्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट्स, फैमिली बेनिफिट, सब चीजों के ऊपर ध्यान देगा और ये जो इस तरीके की चीजें हैं उसको आगे समझाएगा, बढ़ाएगा। तो हमारा एक स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रहा है। एक्ट कौन सा है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। इसको आपको पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अक्टूबर 9 में पास हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला गया था कि मैरिज जो है वो स्टेट मतलब सरकार यहाँ पे सैंक्शन करेगी। ठीक है, इसमें इसमें ये बोला गया था कि मैरिजेस जो है वो आप अगर हिंदू की मैरिज है तो हिंदू की मैरिज आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर कराओगे, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवाओगे, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तरीके करा सकते हो। तो यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो ये कहता है कि आप इंडिया के पीपल होते हुए किसी बाहर की कंट्री के किसी भी रीजन से पर्सन से शादी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिलीजन है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट सबके लिए ये फॉलो अप किया जाता है। दो अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, चाहे दोनों ही हिंदू नहीं है, चाहे दोनों ही किसी भी उसमें है, सेक्युलरिज्म तो यहाँ पर प्ले करेगा रोल। यहाँ पे बात की गई थी कि सेक्युलरिज्म को फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोर्ट ने ये बोला है एसएमए के ऊपर। अब कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि भाई ये जो पूरा है ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा का पूरा, इस पूरे का ये मैरिज एक्ट लिखा हुआ। और ये बेसिकली जो पूरा ये वाला एक्ट आया है, ये एक्ट के अगेंस्ट और फेवर में आपको कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। बाकी इसको आप ये नहीं रीड करोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, मतलब मैंने समझाया इतनी देर में, वही बेसिक बेसिक आपको रीड करना है। ठीक है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मैं नेक्स्ट आर्टिकल भी आपको समझाने वाली हूँ, वो चाइल्ड अडॉप्शन के ऊपर, क्योंकि अभी इन सब की वजह से चाइल्ड अडॉप्शन भी न्यूज में आ गया। तो अभी फिलहाल की वर्डिक्ट क्या आई है कि चाहे सेम सेक्स मैरिज अलाउड है बट लीगली अलाउड आज भी नहीं है। 3:2 में जो ये डिसीजन आया है वो ये कहता है कि आज भी सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि काफी सारे इसके ऊपर आए थे इधर, बाकियों ने बोला है कि जो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में मेन और वुमेन वर्ड लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करके स्पाउस करो, पार्टनर्स करो। ये मेन और वुमेन की वजह से हमारा सेम सेक्स मैरिज की जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, इक्वल मैरिज राइट्स हमें नहीं मिल पा रहे। तो काफी सारी चीजें जो है इस चक्कर में न्यूज में आ गई है, और यही सब चीजें जो न्यूज में चल रही हैं उसी को मैंने आपके सामने समझाया है। अब वही चाइल्ड अडॉप्शन का टॉपिक भी न्यूज में आ गया, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने व्यूज यहाँ पे बताए हैं। वही सेम 5 जजेस हैं, उन्होंने बताया अडॉप्शन के लॉज के ऊपर। हिंदू अडॉप्शन का लॉज यहाँ पे चल रहा है कि कोई भी हिंदू है, हिंदू का मतलब बुद्धिस्ट, जैन और सिख में आता है, इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन इंक्लूड नहीं किए गए क्योंकि उनका अपना स्पेशल मैरिज एक्ट चलता है। तो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट जो 1956 में आया था उसके तहत हिंदू का मतलब ये है, याद रखिएगा, जिसमें ये बोला गया कि आप यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हो। अडॉप्टेड चाइल्ड को जो एक नेचुरल बॉर्न बच्चा होता है उसी के अकॉर्डिंग पूरे राइट्स दिए जाएंगे, ये सब लिखा गया है। ऐसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसमें जो भी ऑर्फन बच्चे होंगे उनको यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाएंगी। और इसमें ये बोला गया कि अविवाहित जोड़े को गोद लेने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये बातें बोली गई हैं। तो ये सब जो है हिंदू फेथ के लिए है। अब अडॉप्शन के ऊपर हमारे भारत में क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर जो अडॉप्शन का पूरा सिस्टम है उसमें क्या होता है कि कई बार कई लोग जो है गोद लेने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपंजीकृत बच्चे जो है, जो भी अपंजीकृत होते हैं, प्रॉपर लिखा नहीं होता उनके बारे में, उनको मानव तस्करी में इन्वॉल्व कर देते हैं या फिर जबरदस्ती उनसे काम करवाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि बच्चों को गोद लेने के बाद जो है वहां पे वो लोग जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई विवाहित जोड़ा है वो तो गोद ले ही सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अविवाहित जोड़े जिसमें समलैंगिक जोड़े भी हैं वो संयुक्त रूप से बच्चा गोद नहीं ले सकते। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो पर्सन जो है जो भी यहाँ पर गोद देना चाहता है वो कम से कम 2 वर्षों के स्थिर वैवाहिक संबंध में रहे हो, तभी आप गोद जो है यहाँ पे ले सकती। ठीक है, और अकेला, अगर इसमें ये भी है कि अगर अकेला कोई आदमी है वो गोद लेना चाहता है, उसकी एक उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हुई है, तो अगर अकेला कोई आदमी गोद लेना चाहता है तो वो गोद नहीं ले सकता, और एक लड़की को गोद नहीं ले सकता। तो इंडिया में अडॉप्शन लॉज कुछ इस प्रकार से हैं जो कि ये 2 एक्ट के तहत चलते हैं। अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे थे, अभी न्यूज में आ गया इसलिए मैंने इस आर्टिकल को रखा है। आपने इन दोनों लॉज को याद रखना है, इनकेस कुछ भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आपको ये 2 लॉज का ईयर, लॉज का नाम
ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल हमारा आता है, अभी हाल फिलहाल में जो गगनयान ने अभी टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे ली है, गगनयान की टेस्ट फ्लाइट हुई है, और इस पूरे में क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। इसरो ने अभी ये बोला है कि जो गगनयान मिशन का पूरा परीक्षण वाहन एबॉट मिशन 1 है, उसकी तैयारी कर रहा है। 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के मध्य जो है ये होने वाला है, श्रीहरिकोटा से ये पूरा लॉन्च किया जाएगा। टीवी-D1 जो है उसको पूरा दिखाया जाएगा, टीवी-D1 पूरी टेस्ट फ्लाइट को भी दिखाएगी गगनयान की। जैसे चंद्रयान की आप सभी लोगों ने बहुत देखी थी और हमारा सक्सेसफुल हुआ था, उसी प्रकार से गगनयान भी है, और इसकी अनाउंसमेंट पहले की जा चुकी थी। इसरो बहुत सारी चीजों के लिए अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है, गगनयान, शुक्रयान, शुक्रयान पे भी जाने वाले हैं हम, नासा के साथ मिलकर हम निसार सैटेलाइट बना रहे हैं, और चंद्रयान के लिए तो हम न्यूज में थे ही बहुत टाइम से। तो इस तरीके से टीवी-D1 टेस्ट फ्लाइट है, जो कि यहाँ पर गगनयान मिशन को आगे बढ़ावा देने वाली है। टेस्ट फ्लाइट होती है यहाँ पर, जिसमें क्या होता है कि आप एक नए स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट की पूरी परफॉर्मेंस को जांचते हो, तो वहां पर ह्यूमंस को भी यहाँ पर उतारा जाएगा क्रू के साथ पूरा। ठीक है भाई, तो गगनयान की टेस्ट फ्लाइट 21 तारीख को होगी, आज 20 तारीख है, तो 21 तारीख को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, आप लोग देख भी लेना न्यूज में सारा कुछ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 10,000 करोड़ का बजट दिया गया था, जिसमें गगनयान मिशन को पूरी तरीके से करवाया गया है। इसमें वही है कि अगर गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पेस मिशन और ज्यादा बढ़ जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, 15,000 नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी इसमें, क्योंकि हाई डिमांड हो जाएगी इसरो की। उसके बाद इसरो खुद यहाँ पर और लोगों को सपोर्ट करना शुरू करेगा, पूरे देश में नाम होगा, पूरे वर्ल्ड स्टेज पे हम लोगों का नाम होगा, जैसे हम लोगों का चंद्रयान के समय खूब नाम हुआ है। तो बाकी की जो और भी अलग अलग जगह है, वो भी यहाँ पर हम लोगों को पूरा एक सिस्टम दिखाने वाले हैं, मतलब पूरे देश भर में नाम होगा, और क्या ही चाहिए, राइट। अचीवमेंट्स होंगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोगों की काफी सारी अचीवमेंट्स हुई है, जैसे हम लोगों का चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हो पाया था सही से, पर चंद्रयान 3 हम लोगों ने सही लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन हम कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन क्या है, सन को स्टडी करने के लिए। मंगलयान 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद शुक्रयान कर रहे हैं, निसार सैटेलाइट, तो बहुत सारे हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ मिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारा इसरो का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में काफी हद तक अब बढ़ने वाला है, और बढ़ भी चुका है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, और ये भी बोला गया है कि हम लोग इंडिया का स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, मून पे आदमी को भी भेजेंगे, मैन्ड मिशन भी रखेंगे, वीनस और मार्स पे भी मिशन लेके आएंगे। तो अभी इसरो ने ट्विटर पे ये सारी चीजें हम लोगों को बताया। ठीक है, अब कल हम लोग सुबह 8-9 बजे या 7 बजे से हम लोग इस चीज को देखेंगे, और गगनयान की इस फ्लाइट को हम लोग जरूर अपनी आंखों से प्रॉपर न्यूज में देखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट फ्लाइट करवाई जा रही है। ठीक है, फिर आता है भाई एआई। आप सभी लोग जानते हैं एआई का इस्तेमाल सभी लोग करने लग गए हैं आजकल। चैट जीपीटी अपना दिमाग लगा के एआई पूरा यहाँ पे कर रहा है। यूरोप के एआई को काफी अच्छा जो है वो प्रशंसा मिल रही है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है जो भी जोखिम है उसको भी ध्यान में रखते हुए काफी काम कर रहा है। तो एआई यहाँ पर एक काफी बेटर अप्रोच जो है वो हमारे लिए लेकर के आ रहा है, हमारी और लाइफ को इजी कर रहा है। तो वही है यहाँ पर एआई, पहले होता क्या है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, जिसमें रोबोट और कंप्यूटर जो है, जैसे एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस से। जैसे अभी क्या होता है कि कंप्यूटर में हम लोग टास्क डालते हैं और फिर टास्क कंप्लीट होता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये पूरे टास्क को अपनी क्षमता से, अपने दिमाग से, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उस पूरे को कंप्लीट अपने हिसाब से करने वाला है। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक तो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो सारी चीजें हम लोग अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। अब ये क्या करने वाला है, अब ये सारी चीजों को खुद से भी यहाँ पे सोचेगा, और सारी चीजों को अपने हिसाब से भी नजर में रखते हुए खुद से भी चीजों को ये सोचने की क्षमता को रखता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एआई। अब ये एआई है, आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन वगैरह, आप लोग रीड जरूर करिएगा, डेफिनेशंस वगैरह पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इन डेफिनेशंस को पढ़ें और इनको लर्न करना सीखें। ठीक है, ये डेफिनेशंस लिख लेना अपने नोट्स में। और फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा हो सकता है इसमें, इसके ऊपर भी बात की गई है कि हम लोग काफी अच्छे से इसको आगे भी
एआई को डिजिटल इंक्लूजन में लोगों को और ज्यादा बढ़ावा देने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात भी है। हम लोग इसमें काफी नई नई चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये वाली। रिस्क भी बहुत सारे हैं, क्योंकि एआई ठीक है, जितना भी हम कहें कि बहुत अच्छा है ऐसा है वैसा है, लेकिन कई जगह पे इसके रिस्क भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं। तो कई रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, वही बारे में ये बात करता है कि इसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है हमारे पे। प्रिवेसी इशू आ जाएंगे, ठीक है, वर्किंग किस प्रकार से हो रही है थोड़ी उसमें समस्या आ सकती है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो है यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, एरर्स तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। कोलैबोरेशन में कमी हो जाना, थोड़ा रेगुलेशन में कमी हो जाना, रिस्क आ जाना, जॉब्स के ऊपर प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, ये भी हमें मिल सकता है। बस इसको आप एक बार रीड कर लो, क्योंकि एआई वगैरह जैसे टॉपिक के ऊपर हम लोग कई बार डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी जस्ट एक बार इसको गो थ्रू कर लो, रीड कर लो जितना पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको आराम से रख रही हूँ, आप इसको रीड कर सकते हो, बिकॉज एआई जैसी टॉपिक्स के ऊपर यू ऑलरेडी नो कि एआई जो है हमारे लिए किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या चीजें हैं एआई में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये इश्यूज हैं, ये वाले थोड़ा सा ये आप पढ़ सकते हो। डेटा प्रिवेसी का इशू आ जाता है, बायस हो जाता है, टैलेंट का इशू हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस अभी भी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। मिलिट्री भी यहाँ पर थोड़े से जो है वो ओवरसी कर सकती है। इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अगला आर्टिकल और लास्ट आता है केंद्रीकृत खरीद, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, जिसे हम कहते हैं पूल्ड प्रोक्योरमेंट, पूलित खरीद भी कहते हैं, जिसमें एक विभाग द्वारा पूरे संगठन और वस्तुओं की खरीद का प्रबंधन किया जाता है। और ये फास्ट फूड इंडस्ट्री में सारा काम ये करवा दिया जा चुका है, अब इसको हेल्थ केयर में भी इंक्लूड करवाएंगे, जिसमें एक ही जो है नेटवर्क होगा, वो सारी की सारी जगह पे उस चीज को परचेज यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। प्रोक्योरमेंट कहते हैं जब सेंटर खरीदते हैं, उसको हम प्रोक्योर करना कहते हैं, तो इसमें क्वालिटी का भी ध्यान रहेगा, और एक ही के ऊपर जिम्मेदारी होगी सारी चीजों को खरीद करने की, तो इसमें कोऑर्डिनेशन भी जो है वो सही रहने वाला है। कॉस्ट एफिशिएंसी भी होगा, और बार्गेनिंग पावर एक ही करेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एफिशिएंसी बनी रहेगी। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट काफी जगह पे है, जैसे कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के कामों में देखती है यहाँ पर। एनएचएआई के साथ में सारी चीजें हो गई, तो एक ही डिपार्टमेंट है जो सारी चीजों को यहाँ पे देखता है और सारी प्रैक्टिसेस को सबमिट करता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा फ्रॉड जो चीजें होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट सारा कुछ कर रहा है। अब फ्रॉड एक ही डिपार्टमेंट करेगा सब कुछ, मतलब जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा ये चीजें कम हो जाती हैं। बाकी इसमें पॉलिटिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकते हैं, लीगली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपको मेन इसमें ये बात याद रखनी है कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उतना याद कर लो, इसमें इनफ है, ठीक है। बाकी इसमें ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन। हॉल मार्किंग आप सभी लोग जानते हैं, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सोना खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हो, तो सभी लोग यहाँ पर हॉलमार्क को देखते हैं। देखते हैं ना सब लोग, नहीं देखते तो देखना शुरू करो। तो हॉल मार्किंग यहाँ पर बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देखती है, ठीक है। हॉल मार्किंग के नए नए रूल आ रहे हैं। यहाँ पर किसकी प्योरिटी देखी जाती है, गोल्ड और सिल्वर की प्योरिटी को चेक करने के लिए ये सब स्टैंडर्ड्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हॉल मार्किंग सिस्टम। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, स्टेटमेंट्स तीनों ही करेक्ट लिखी हुई हैं। दो हमारे जो मेटल्स है गोल्ड और सिल्वर, इनको यहाँ पर हॉल मार्किंग में किया जाता है। मैंडेटरी हॉल मार्किंग होती है अगर आप 14, 18 या 22 कैरेट का गोल्ड खरीदती हो, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड तो भाई पहना ही नहीं जाता इतना ज्यादा, वो मेलिएबल होता है, तो इस तरीके से वो दिक्कत होती है। लेकिन अभी हॉल मार्किंग जो है वो आपको ये बताता है कि ये मेटल जो है वो प्रॉपर प्रीशियस है या नहीं। अब आपने जैसे कोई, आप लोग गोल्ड खरीदने गए, मैं आपको बताती हूँ कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो ये रिंग है ना, ये आपकी रिंग है, इस तरीके से होती है ना रिंग। एक मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले रही हूँ। इस रिंग में पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा मार्क बना होता है, एक ट्राइंगल की शेप में नीचे, वो होता है बीआईएस सर्टिफाइड, मतलब कि बीआईएस जो है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे चेक करता है। फिर यहाँ पे 916 लिखा होगा, जो कि प्योरिटी को बताता है, ये कैरेट में लिखी होती है प्योरिटी। फिर यहाँ पे जिस भी आपने ज्वेलरी शॉप से खरीदा है उसका यहाँ पे मार्क होगा, जैसे के नाम से खरीदे आपने, तनिष्क से खरीदे तो टी होगा, तो यहाँ पर उस जगह का ज्वेलरी का लोगो या मार्क होगा।
इसे कहते हैं BIS की चेक करना यहाँ पर, ठीक है। और कई बार कई जगह पर यहाँ पे एक कुछ आईडी भी दी होती है, ठीक है, वो आईडी भी होती है BIS केयर ऐप से, उसको आप चेक भी कर सकते हो। जो यहाँ पर आईडी दी होगी ना, आप BIS केयर ऐप पे जाओगे, चेक करोगे कि उनके आईडी पे वहां पे ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, मतलब कि BIS ने इसको चेक किया है या नहीं किया है। तो गोल्ड जब भी आप 14, 18 या 22 कैरेट का खरीदते हो तो उसमें आपको BIS की सर्टिफिकेशन चेक करनी चाहिए, उसे कहते हैं हॉलमार्किंग सिस्टम, ठीक है। फिर आता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सेल्फ रेगुलेशन करती है, नाम से है ना सेल्फ रेगुलेशन, जो कि अपने हिसाब से पूरा रेगुलेशन करती है। RBI ने यहाँ पर बनाने की इसको परमिशन दी है, जिसमें ये क्या होती है, NGOs टाइप होते हैं जो अपने हिसाब से कंज्यूमर्स और एथिक्स के हिसाब से पूरा अपना एक रूल जो है वो यहाँ पे तय करते हैं। RBI के जो गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि डेटा प्रोटेक्शन और ये जो जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कमिटीज हैं यहाँ पर, उन सबको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, उसी के लिए ये बात की गई है। तो ये बाकी स्टेटमेंट्स तो करेक्ट लिखी हुई है। तो ये RBI और बाकी सब मेंबर्स के बीच में काम करेगी ताकि कोई भी प्रैक्टिसेस जो है वो गड़बड़ ना हो, उसका ये एक एग्जाम्पल रहता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाई, मैं एग्जाम्पल दे दूं, म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाई गई है भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो कि RBI और म्यूचुअल फंड्स के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रेगुलेटरी का काम करती है। उसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस तरीके से काम को यहाँ पे देखती है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नया एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि ठीक भी है और होना भी चाहिए, ठीक है। लास्ट का मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये बोलता है कि SDG के बारे में बताओ, क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं SDG को। आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2023 की जो आई है उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे पास चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उसकी डिटेल्स के बारे में बताइए। तो ये है लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं SDG गोल्स। SDG के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो SDG के बारे में जानता ना। लेकिन SDG यहाँ पर क्या क्या गोल्स को लेके आ रही है, उसमें क्या इंप्लीमेंट करेगी, उसके बारे में ये पूरी चीजें दी गई, ठीक है, समझे बात को। तो वो चीजें यहाँ पर, इसको याद रखिएगा पूरे आर्टिकल को, इसको भी अपना कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चन जो भी दिए थे उसको जरूर सॉल्व कीजिए सो दैट आपको भी आइडिया लगता रहे। कंप्लीट कीजिए यहाँ तक, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी यार जो भी शॉर्ट्स अपलोड किए गए जरा उसको भी प्यार दो, ठीक है, ताकि और ज्यादा और नए नए टॉपिक्स पे शॉर्ट्स अपलोड हो, आपकी जानकारी और बढ़े, आपके करंट अफेयर्स बढ़ते जाएं। तो शॉर्ट्स जो है अभी आज एक और अपलोड हो जाएगा, सर्शरारी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस और सारा हो गया, आज को वारंटो का भी अपलोड करवा दिया जाएगा। जय हिंद एवरीवन।